नमस्कार दोस्तों, 24 जून 2023 के करंट अफेयर्स एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। सॉरी दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, जिसके बारे में मैंने टेलीग्राम पे प्रायर इन्फॉर्मेशन दी थी। इस पर्टिकुलर पीडीएफ को आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। हर्षित द्विवेदी वीडियोज़ नाम से सर्च मारेंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ अपलोड हो जाती है। अगर आप मेरी वेबसाइट हर्षित द्विवेदी एजुकेशन या ऐप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर भी स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी। उसके साथ साथ आप मेरा नया मेंटरशिप कोर्स भी एक बार को ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। डेमो वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल है। ऑलरेडी 40 से 50 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के हम लोग टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए। करंट अफेयर्स एनालिसिस का हम लोग शुरुआत करेंगे। पहली न्यूज़ क्या है? तो पहली न्यूज़ है फेसिंग द हीट। देखिए, रिसेंटली कुछ दिन पहले अगर आपने एक टॉपिक सुना हो, एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं बलिया के हॉस्पिटल के, उन्होंने ओवरऑल ये डिक्लेयर कर दिया। क्या हुआ कि बलिया में 1 या 2 दिनों में कुछ लोगों की मौत हुई। बलिया में जो टेम्परेचर थे वो 43 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में थे, तो उसके चलते बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो जहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट था उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये सारी मौतें हीट स्ट्रोक की वजह से हुई। तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था उसने उसको अभी के लिए ट्रांसफ़र कर दिया, ये बोल के कि भाई बिना वेरीफाई किए आप ओवरऑल कैसे ये अनाउंसमेंट कर सकते हैं। देखिए, जब इंसान की मृत्यु होती है तो डेथ सर्टिफिकेट मिलने में भी 4 से 5 दिन 7 दिन लग जाता है, कुछ जगहों पे जल्दी भी मिल जाता है। तो उस केस में इतनी अर्जेंट बेसिस में अनाउंसमेंट कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे डेडली सीन्स की बात की जा रही है, जैसे कि फॉर ऋषिकेश पांडे थे, तो ये जो महावीर घाट है बलिया उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे ओवरऑल कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी सी मुसीबत हो गई। बहुत लंबी लाइन थी वहाँ पे शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए। कुछ इस प्रकार के हालात कोविड-19 के समय पे देखने को मिले थे, ठीक है ना। जो मेडिकल कॉलेजेस थे वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो बेसिकली यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि एक्चुअली में बलिया में रिसेंटली जो हीट स्ट्रोक से अफेक्टेड केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा थे, और एकदम से बहुत सारे लोगों की चूँकि यहाँ पे मृत्यु हो गई तो उनके अंतिम संस्कार के लिए घाट पे भी बहुत लंबी लाइन लग गई। अब हुआ ये कि 15 जून से 19 जून के बीच में बलिया में 43 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में था टेम्परेचर, और ओवरऑल इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे 33 लाख लोग रहते हैं, यंग और ओल्ड दोनों प्रकार के लोग यहाँ पे अफेक्टेड थे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बिल्कुल भिरे हुए थे। हाई फीवर और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग की समस्या को लेके लोग इन हॉस्पिटल्स में जा रहे थे। ओके, तो ओवरऑल जो चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे बलिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि 2 दिन में 34 लोगों की मृत्यु हो गई हीट स्ट्रोक की वजह से, और ज़्यादातर यहाँ पे 60 से ज़्यादा उम्र के थे जिनको कुछ प्री एलिमेंट थी, पहले से कोई बीमारी थी। तो जब यहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आया तब इनको एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, सरकार द्वारा बर्खास्त किया गया, ये बोल के कि भैया आप इतनी तेज़ी में इस प्रकार का अनाउंसमेंट कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार का अनाउंसमेंट करने से पहले आपको जाँच पड़ताल करनी होती है, हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन को फाइनलाइज करना होता है। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। कुछ पॉलिटिकल एंगल्स भी यहाँ पे बोले जा रहे हैं। अब हीट वेव है क्या दोस्तों? तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से हीट वेव एक कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर है विच बिकम्स फैटल टू द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज्ड। यहाँ पे मैं जनरल टर्म्स में बात कर रहा हूँ, टेक्निकल टर्म्स में बात नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले हीट स्ट्रोक से रिलेटेड मैं बहुत सी वीडियो आपको बना चुका हूँ जहाँ पे बताया गया है। मैं आपको देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हीट स्ट्रोक की। एक चीज़ होती है हीट वेव, तो हीट वेव अलग अलग केस जगहों पर वेरी करती है। जैसे 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर चला गया या 47 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर चला गया तो हीट वेव हो गई, एक्सट्रीम हीट वेव हो गई। जब इस प्रकार की हीट वेव्स आती हैं तब हीट स्ट्रोक की जो खबरें हैं वो भी बढ़ जाती है। कोस्टल इलाकों में हीट वेव के अलग पैमाने हैं, तो पैमाने में अलग से वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इंडिया के अंदर अगर आप हीट वेव के केसेस देखें तो मार्च और जून के बीच में देखने को मिलते हैं। जुलाई में अमूमन थोड़े कम हो जाते हैं। क्या होता है कि 1 जून के लगभग केरला में पहुँच जाता है मानसून, तो जुलाई आते आते देश के बहुत से हिस्सों में मानसून पहुंच जाता है, तो थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है। तो हीट का एक कॉम्बैटिंग इफेक्ट आ जाता है यहाँ पे बारिश के फॉर्म में। मतलब हीट थोड़ा सा, जो हीट का एक्सट्रीम इफेक्ट है वो जुलाई तक आते आते तो देखो कम हो ही जाता है। लेकिन हाँ, मार्च से जून के बीच में हीट वेव के बहुत से इंस्टांसेस देखने को मिलते हैं। अगर आप बलिया की बात करो तो बलिया एक सेमी एरिड स्मॉल टाउन है। ओके, इस पर्टिकुलर साउंड में हाई टेम्परेचर्स यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये बोलना है कि जो हीट स्ट्रोक्स है ना, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ऑफ नेचुरल हैज़ार्ड्स, और आगे आने वाले समय में ये नेचुरल हैज़ार्ड बनेगा। ये बात आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और इस ग्लोबल वार्मिंग को कम्बैट करने के लिए जो क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट्स है वो उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रहे। इंटरगवर्नमेंटल प्लानट ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जो निगोसिएशंस होने वाले, निगोसिएशंस में अक्सर कर हमें उतनी सक्सेस मिल नहीं रही। तो जो लोग वल्नरेबल हैं, वल्नरेबल मतलब गर्मी के समय पे उनके पास प्रॉपर कूलिंग अवेलेबिलिटी नहीं है, कच्चे घरों में रहते हैं, एसी की अवेलेबिलिटी नहीं। देखिए, जो अमीर है वो तो एसी के अंदर बैठ के, कार के अंदर बैठ के अपने आप को संभाल लेगा,
लेकिन जो गरीब तबका है, जो वल्नरेबल लॉट है, जो हीट को सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है, उसके लिए चीज़ें हैंडल कर पानी बहुत मुश्किल है। फिर आगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भाई लैंसेट की एक रिसेंट स्टडी ये बोलती है कि इंडिया के अंदर 55% राइज देखने को मिला है डेथ्स में ड्यू टू एक्सट्रीम हीट बिटवीन 2000-2004 एंड 2017-21। तो 2000-2004 के रिस्पेक्ट में 2017-2021 के 4 ईयर टाइम पीरियड में ओवरऑल जो हीट वेव्स की वजह से बढ़ती मौतें हैं वो हो चुकी हैं 55% ज़्यादा। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है और इसके लिए बहुत हद तक क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल है। ऑब्वियस बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्लोबल वार्मिंग इज़ डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब डॉक्टर डी राय की यहाँ पे बात की जा रही है, बलिया में बेस्ड फिजिशियन, इन्होंने ये बोला है कि हीट स्ट्रोक तब होता है जब ओवरऑल आपकी जो बॉडी है ना वो अपने टेम्परेचर को कंट्रोल ही ना कर पाए, स्वीटिंग मैकेनिज्म फेल हो जाए। देखिए क्या होता है कि जब पर्टिकुलर आपकी बॉडी में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो जो पसीना होता है वो पसीना आपकी बॉडी से निकलना लगता है और आपकी बॉडी के अंदर की गर्मी को बाहर फेंकने लगता है ताकि आपकी बॉडी का इंटरनल जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह पाए। लेकिन जब आपके बॉडी के इंटरनल मैकेनिज्म आपके टेम्परेचर को सेल्फ रेगुलेट ना कर पाएँ, आपकी हीट आपकी बॉडी के अंदर ट्रैप हो रही है, बाहर नहीं निकल पा रही है, तब भाई आपको बहुत प्रकार की प्रॉब्लम होने लगेंगी। जैसे हाई बॉडी टेम्परेचर होगा, आपका मेंटल स्टेट अल्टर होने लगेगा, आपकी बिहेवियरल चेंजेस दिखने लगेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक से बोल नहीं पाओगे, स्किन फ्लश होगी, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। ठीक है, जब भी हीट रिलेटेड इलनेस से सफ़र करने वाला कोई भी एक इंडिविजुअल हॉस्पिटल के अंदर पहुंचता है तो हॉस्पिटल का स्टाफ सबसे पहले क्या करता है भाई, उसको पानी देता है, ठंडा पानी उसके बदन पे लगाता है, ठंडा कपड़ा उसके बदन पे लगाया जाता है ताकि ओवरऑल उसके बॉडी की ही टेम्परेचर को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके, नीचे लाया जा सके। उसके साथ साथ उस इंडिविजुअल के पास जो एयर सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव किया जाता है, क्योंकि जब एयर का सर्कुलेशन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली जो कूलिंग का प्रोसेस है बॉडी का वो यहाँ पे एग्रेवेट हो जाएगा, कूलिंग का प्रोसेस और तेज़ हो जाएगा। फिर उसके साथ साथ क्या बोलाता है कि इस प्रकार की हीट से इलनेसेस को बचाने के लिए डॉक्टर कांस्टेंट हाइड्रेशन को रिकमेंड करते हैं। ओके, तो सब लगातार अपने आप को हाइड्रेट करिए। हाइड्रेट मतलब जूस पीते रहिए, पानी पीते रहिए, कोई और ड्रिंक्स पीते रहिए, आपके बॉडी के अंदर पानी पहुंचना चाहिए किसी भी हाल में। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही है। फिर यहाँ पे देखिए बहुत से इंस्टेंसेस बताए गए और ये इंस्टेंसेस बहुत हद तक दुखद है। इन दुखद इंस्टेंसेस में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लोग पहुंचे, बेड्स की वहाँ पे बहुत सारी कमी थी, जो वार्ड बॉय थे भाग रहे थे। कुछ वार्ड बॉयज़ ने तो यहाँ पे ये भी बोला है कि जिस प्रकार के हालात कोरोना के पैंडेमिक के समय पे देखने को मिले थे, कुछ इस प्रकार के हालात बलिया में देखने को मिले 15 से 19 जून के बीच में। जो नज़ारा था वो काफ़ी खतरनाक था, डरावना था। फिर एलिगेशंस ऑफ करप्शन की भी बात की जा रही है, उसमें नहीं जाते जो कि मुद्दा काफ़ी पॉलिटिकल हो जाता है। तो ये हीट वेव से रिलेटेड जो बलिया की डेथ्स हैं उनके बारे में एक आर्टिकल था, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। फिर आगे भाई, बाइडेन होस्ट स्टेट डिनर फॉर मोदी, कॉर्पोरेट डायस्पोरा ज्वाइंस। तो भैया ओवरऑल आपको पता है कि मोदी जी गए हुए हैं इस समय पे व्हाइट हाउस में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइडेन साहब है, उनकी वाइफ जिल बाइडेन है और बीच में मोदी जी खड़े हैं। ओके, तो सैफरॉन मेन्यू था व्हाइट हाउस और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने मोदी जी को यहाँ पे स्टेट डिनर दिया। 400 गेस्ट यहाँ पे आए थे। स्टेट डिनर को बहुत प्रॉपर तरीके से प्लान किया गया। जो मेन कोर्स था वो था स्टफ्ड पोर्टेबोलो मशरूम्स इन अ क्रीमी सैफरॉन इन्फ्यूज्ड रिजोटो। भैया अमीरों की डिश होगी कोई। ओके, बड़े बड़े शेफ़ों द्वारा ये पर्टिकुलर डिश बनवाई गई। ओके, 3 कोर्स मेन्यू था और इस मेन्यू के अंदर ओवरऑल कहीं ना कहीं कल्चर को दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि इस 3 कोर्स मेन्यू में जब फर्स्ट कोर्स आया तो उसमें मैरिनेटेड मिलेट और ग्रिल्ड कॉर्न कर्नेट सैलेड था। बेसिकली आप कह सकते हो कि इंडिया इस समय पे दुनिया भर में मिलेट्स का प्रमोशन कर रहा है और चूँकि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी मनाया जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर डिनर में भी मिलेट्स को ही रखा गया है ताकि ओवरऑल इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मिलेट्स को दिखाया जा सके। सोचिए दोस्तों, पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स में इस प्रकार से चीज़ों को प्लान किया जाता है। फिर भाई 3 कोर्स डिनर, आई होप समझ सकते हैं 3 कोर्स 5 कोर्स। किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाओ तो हम भाई पहले सैलड आएंगे, उसके बाद थोड़ा सा मेन कोर्स आएगा, फिर एक ड्रिंक का सेशन आएगा, फिर कुछ डेजर्ट्स का सेशन आएगा। तो जितने जितने आप कह लो स्टेजेस में डिनर के मेन्यू ऑप्शंस आपको सर्व किए जाते हैं उतने कोर्सेज होते हैं। तो 3 कोर्स मील, 5 कोर्स मील, 7 कोर्स मील, 13 कोर्स मील, बहुत सारे ऐसे मील्स होते हैं। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो जो गेस्ट्स यहाँ पे आ रखे थे उसमें जो बड़े बड़े आपके लोग डिप्लोमेट्स थे वो तो थे ही। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो जो बाइडेन फैमिली थी पूरी, यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस थी, फिर सेकेंड जेंटलमैन डगलस एनॉफ थे, ठीक है ना, कमाला हैरिस के हस्बैंड। फिर इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, इंडिया यूएस एम्बेसडर तरनजीत सिंह संधू साहब थे, ठीक है। ये एम्बेसडर की कुर्सी आप पकड़ सकते हो अगर आप कल की डेट में इंडियन फॉरेन सर्विसेज को क्वालिफाई करते हो। और अगर आपका देखिए क्या है,
इंडिया के एम्बेसडर्स में सबसे सेंसिटिव, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स मानी जाती है यूके का एम्बेसडर बनना, यूएस का एम्बेसडर बनना, ठीक है ना, यूएई का एम्बेसडर बनना। तो कल की डेट में अगर आप आईएफएस ज्वाइन करते हो तो इस प्रकार से आप भी एम्बेसडर हो सकते हो, और कभी हो सकता है उस समय के प्रधानमंत्री आएंगे तो आप इस प्रकार से प्रधानमंत्री और बाकी इवेंट्स को होस्ट करो। कई बार तो केसेस में अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो आप फॉरेन मिनिस्ट्री बन सकते हो, जस्ट लाइक जयशंकर साहब। ओके, फिर यूएस लॉ मेकर्स अमिल बेरा, रो खन्ना, प्रमीला जयपाल, सिंसिनाटी मेयर आफ्ताब पुरेवाल। वैसे मैं बता दूँ ये जो नाम है ना, प्रमीला जयपाल और रो खन्ना, ये बहुत बार इंडिया को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, एंटी मोदी जी बात भी करते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मोदी जी का जलवा ऐसा था कि सब जी करते ही नज़र आ रहे थे। उसके बाद बहुत सारे बिजनेसमैन को भी यहाँ पे इनवाइट किया गया, जैसे मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, जेम्स मर्डॉच जो कि आपके लोग मीडिया मोगल रूपर्ट मर्डॉच के बेटे हैं, फिर आनंद महिंद्रा, फॉर्मर पेप्सिको की चेयरमैन इंदिरा नियो, एप्पल सीईओ टिम कुक, गूगल सीईओ सुंदर पिचई। तो बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आ रखे थे इस पर्टिकुलर डिनर को अटेंड करने के लिए। जो कोर्सेज मील थे वो भी कुछ इस प्रकार से सर्व किए गए कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को और मिलेट्स के प्रमोशन को दिखा रहे थे। फिर जो यहाँ पे ओवरऑल अल्कोहल सर्व किया गया वो भी कहीं ना कहीं गुजराती ब्रांड को पोर्ट्रे कर रहा था, पटेल, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे पटेल रेड ब्रांड 2019 को यहाँ पे सर्व किया गया। वो अलग बात है कि कोई भी, चाहे जिल बाइडेन प्रेसिडेंट हो चाहे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हो, दोनों में से कोई भी अल्कोहल लेता नहीं था। तो बेसिकली यहाँ पे लोकल टेस्ट का प्रमोशन किया जा रहा था, लोकल प्रोडक्ट्स का प्रमोशन किया जा रहा था, पॉलिटिकल एंगेजमेंट में भी ओवरऑल इंटरनेशनल एंगेजमेंट और अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को दिखाने की कोशिश की जा रही थी। फिर नेक्स्ट, जेट इंजन डील एंश्योर्स 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू HAL, फर्स्ट इंजन इन 3 years। तो ये जो F414 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी इंडिया को, जनरल इलेक्ट्रिक की, इस पर्टिकुलर इंजन टेक्नोलॉजी का 80% कंपोनेंट इंडिया को ट्रांसफ़र किया जाएगा। 20% यहाँ पे एक छोटा सा कंपोनेंट है जो ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है, बाकी पूरा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ऑलमोस्ट ये जो जेट इंजन डील है वो फाइनलाइज यहाँ पे हो चुकी है। जनरल इलेक्ट्रिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलके आप कह लो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 के लिए ये पर्टिकुलर इंजन्स बनाएंगे। लगभग 120 से 140 यहाँ पे तेजस मार्क 2 बनेंगे, जिसमें ये F414 इंजन लगाया जाएगा। एक बार ओवरऑल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो गया, तो 3 साल में पहला इंजन बन के भी आ जाएगा। इससे पहले भी एक इंजन डेवलपमेंट एग्रीमेंट हुआ था 2012 में GOHL के बीच में, जहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का कंपोनेंट 58% था, यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का कंपोनेंट 80% हो चुका है। दोस्तों देखा जाए तो 80% भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अपने आप में बहुत बड़ी बात क्यों है? क्योंकि बहुत सी एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी F414 इंजन को लेके। इन एसोसिएटेड टेक्नोलॉजीज़ को ऐसा नहीं है कि केवल F414 इंजन में इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको किसी और प्रकार के जेट इंजन को भी बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजीज़ के नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पेशल कोटिंग्स फॉर करोजन, कास्टिंग मशीनिंग, कोटिंग फॉर सिंगल क्रिस्टल फॉर टर्बाइन ब्लेड्स, कास्टिंग मशीनिंग एंड कोटिंग फॉर नोजल गाइड वेन्स एंड अदर हॉट पार्ट्स, ब्लिस्क मशीनिंग, फॉर्जिंग पावर मेटलर्जी डिस्क फॉर टर्बाइन, मशीनिंग ऑफ थिन वॉल टाइटेनियम केसिंग, फ्रिक्शन इनर्शिया वेल्डिंग फॉर फैन एंड आफ्टर बर्नर, पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट्स फॉर बाईपास पॉलीमर प्रोडक्ट्स, सिरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट्स फॉर LPNGV फ्लैप्स, लेजर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी फॉर कंबस्टर, बॉटल बोरिंग फॉर शाफ्ट्स। इस प्रकार की बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ पूरी तरीके से इंडिया को ट्रांसफ़र की जाएंगी। खास बात दोस्तों ये है कि एक बार इंडिया ने इंडिजीनियसली इन पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज़ को समझ लिया तो आगे आने वाले समय में हम जो भी इंजन्स बनाएंगे और या फिर किसी और एयरक्राफ्ट के इंजन्स को इंडिजीनियसली डेवलप करेंगे, वहाँ पे ये सीखी हुई चीज़ों को हम डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक और बात बता दूँ, अभी के लिए डील तो साइन हो गई है, लेकिन इस डील को US कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़ेगा और US कांग्रेस का अप्रूवल 2 अलग अलग लेजिस्लेशन के फॉर्म्स में होगा। एक तो होगा आपका एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन EAR और दूसरा होगा इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशंस। तो बेसिकली ये 2 रेगुलेशंस US कांग्रेस के सामने प्लेस किए जाएंगे। दोनों को जब यहाँ पे अप्रूवल मिलेगा तब फाइनली यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को इंडिया को ट्रांसफ़र किया जाएगा। एक और कंपोनेंट है यहाँ पे कॉमर्शियल कंपोनेंट। कॉमर्शियल कंपोनेंट यहाँ पे पूरी तरीके से साइन नहीं हुआ है। देखिए नो डाउट यहाँ पे कुछ अच्छी बात यह है कि US जो है वो इंडिया के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम को रिस्पेक्ट करता है। मतलब US इस बात पे इंडिया को लेके भरोसा कर रहा है कि हाँ भाई, अगर US की F414 इंजन की टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आई तो यहाँ से लीक नहीं करेगी। इंडिया भी ओवरऑल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 की प्रोडक्शन के लिए 9,000 करोड़ रुपए एलोकेट कर चुका है। तो हाँ भाई, इस टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर सीखने के लिए इंडिया ठीक ठाक पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे मिसिंग है। मतलब कुछ कॉमर्शियल कंपोनेंट मिसिंग है कि हाँ भाई, जनरल इलेक्ट्रिक को इस बात का कितना पैसा मिलेगा, US आगे आने वाले समय में कितने ऐसे इंजन्स प्रोवाइड करके इंडिया को देगा, ओवरऑल यहाँ पे पेमेंट
कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, कितने कितने समय पे पेमेंट्स ट्रांसफ़र की जाएंगी। तो रेगुलेटरी इकोसिस्टम को लेके यहाँ पे और कॉमर्शियल मैकेनिज्म को लेके यहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत बाकी है और ओवरऑल यूएस कांग्रेस से अप्रूवल बाकी है। ये दो चीज़ें हो गई तो F414 इंजन पे इंडिया यूएस बहुत तेज़ी से काम करने लगेंगे। और देखिए ये इंजन्स इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेट इंजन की टेक्नोलॉजी पे अगर हम ओवरऑल महारत हासिल कर लेते हैं तो कल की देश में बड़े स्केल पे हम लोग अपने खुद लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स बना सकते हैं। आप खुद देखो दोस्तों, 120 से 130 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK2 क्रिएट किए जाएंगे। ये हमारे इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे प्लेस किए जा सकते हैं, हमारी नेवी के लिए डिप्लॉय किए जा सकते हैं, हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस को दिए जा सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स को दिए ही जाएंगे। तो अपने आप में ये एक बहुत प्रोग्रेसिव आप कह लो डिसीजन है, जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिखाएगा। इसका बेनिफिट हो सकता है आगे आने वाले 1, 2, 3, 4, 5 साल में ना दिखे, लेकिन 10 to 15 ईयर्स में नो डाउट ये इंडिया की जो इंडिजिनाइज्ड कैपेबिलिटी है टेक्नोलॉजीज़ की ओवरऑल डिफेंस से रिलेटेड, उनको बढ़ाएगा। फिर अगली न्यूज़, FCI not to consider request by states for more food grains under open market sale scheme। देखिए OMSS के बारे में आपने सुना ही होगा, मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि केंद्र की सरकार ने डिसीजन लिया है कि OMSS के अंदर बल्क परचेजर्स को ग्रेन नहीं दिए जाएंगे और राज्य की सरकारों को ग्रेन नहीं दिए जाएंगे। देखिए राज्य की सरकारें जब ग्रेन खरीदती है ना तो 1000 टन मिनिमम, 2000 टन, 10,000 टन, 20,000 टन इस हिसाब से खरीदती है। जो बड़े बल्क ट्रेडर्स खरीदते हैं वो 3000 टन, 2000 टन ऐसे खरीदते हैं, और ओवरऑल जो छोटा ट्रेडर खरीदता है वो 1000 टन, 300 टन, 100 टन ऐसे खरीदता है। ठीक है भाई। अब कुल मिला के केंद्र की सरकार का क्या बोलना है? केंद्र की सरकार का ये बोलना है कि भाई मानसून गड़बड़ है, कितना ओवरऑल इस बार एल नीनो का समय है, मानसून गड़बड़ है, तो कितनी बारिश होगी हम कह नहीं सकते। ठीक है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर FCI जो प्रोक्योरमेंट करता है फार्मर से, उसके अंदर कितने फूड ग्रेन्स आएंगे सरकार के पास, ये अभी के लिए कहा नहीं जा सकता। तो कल की डेट में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की गोडाउंस के अंदर कितना अनाज रखा है, इस बात को लेके यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है। तो सरकार का ये बोलना है कि भाई देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर हम ऑलरेडी 80 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स दे रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जरूर खत्म हो गई है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं मर्ज कर दिया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर अभी के लिए 1-2 साल तक जो फूड ग्रेन्स दी जाएंगी फूड फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। तो ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स 80 करोड़ को दी जा रही है। अब इंडिया की आबादी है 140 करोड़, 80 करोड़ को आपने फ्री में दे दिया, लेकिन 60 करोड़ लोग तो अभी बचे हैं ना। इन 60 करोड़ लोगों के पास भी जो फूड ग्रेन्स हैं वो एक ऑप्टिमम कॉस्ट पे पहुंचाने, हम बहुत ज़्यादा महंगा नहीं कर सकते दामों को। तो इसीलिए यहाँ पे केंद्र की सरकार ये बोल रही है कि ओवरऑल फूड ग्रेन्स को छोटे ट्रेडर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि ये छोटे ट्रेडर्स मार्केट में ओवरऑल इन फूड ग्रेन्स को एक स्टेबल प्राइस पे पहुंचा सकें। ठीक है, समझ गया बात को। देखिए राज्य की सरकारें जैसे फॉर एग्जांपल कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला की सरकार क्रिटिसाइज कर रही है केंद्र की सरकार को। कर्नाटका के अंदर अन्न भाग्य स्कीम चल रही है, तो अन्न भाग्य स्कीम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से और थोड़ा ऊपर एलोकेशन देती है लोगों को फूड ग्रेन्स का। ठीक है। अब क्या है कि अगर ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर FCI के गोडाउन से कम दाम पे, वो कम दाम लगभग 35 से 36 रुपये पर किलो होता है राइस का, अगर इस कम दाम पे ओवरऑल राज्य की सरकार को अनाज नहीं मिला तो अन्न भाग्य स्कीम के अंदर फ्री अनाज ये लोगों को बांट नहीं पाएंगे, और ओपन मार्केट से खरीदने जाएंगे तो वही चीज़ 50-60 रुपये मिलेगी, वो उनको मतलब पड़ेगा नहीं, मतलब ठीक तरीके से सेट नहीं बैठ पाएगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो यहाँ पे राज्य की सरकारें लगातार केंद्र की सरकार को क्रिटिसाइज कर रही हैं कि भाई आप हमको ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर अनाज दीजिए। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने साफ साफ यहाँ पे बोल दिया, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अशोक के मीना साहब, उन्होंने बोला कि भैया देखो ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर हम मैक्सिमम एक ट्रेडर को 100 टन अनाज दे सकते हैं, और वो 100 टन अनाज भी ओवरऑल वो मार्केट में सीधे सीधे बेचेगा, किसी और एजेंसी को नहीं बेच सकता। तो मतलब कि ये 100 टन अनाज खरीद रहे हैं ओवरऑल ये ट्रेडर्स, तो कल की जाके राज्य की सरकारों को बेच रहे नहीं, आपको ग्राउंड लेवल पर खुद जाके मार्केट में बेचना है तो बेच लीजिए। समझ गए? तो 100 टन दिया जाएगा एक बिडर को, ई ऑक्शन कंडक्ट किया जाएगा व्हीट और राइस का, और कंडीशन ये है कि जो भी यहाँ पे परचेज कर रहा है वो किसी दूसरी स्टेट एजेंसी को बेच नहीं सकता या देश के बाहर उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, वो ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे डोमेस्टिक मार्केट में बेचेगा, ताकि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो ये अनाज पहुँच रहा है उसकी जो कीमतें हैं वो स्टेबलाइज्ड है। समझ गए बात को? तो राज्य की सरकारों को यहाँ पे ओवरऑल ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर अनाज नहीं दिया जाएगा, ये केंद्र की सरकार और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। फिर अगली न्यूज़, दिसंबर 2024 तक माइक्रॉन नाम की जो
आप कह लो कंपनी है यूएस की, वो पहली सेमीकंडक्टर चिप इंडिया के प्लांट के अंदर बनाने लगेगी। तो जो $2.7 बिलियन की सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट बनाया जाएगा यूएस हेडक्वार्टर मिक्रॉन के द्वारा, ये आगे आने वाले 6 क्वार्टर्स दिसंबर 2024 तक पहली चिप इंडिया के अंदर बनाने लग जाएगा। इस पर्टिकुलर प्लांट से 5000 डायरेक्ट नौकरियां और 15000 इनडायरेक्ट नौकरियां क्रिएट होंगी। बेसिकली सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एक फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी जो कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जैसे कि फोन्स और कंप्यूटर्स में काम आती है। तो बेसिकली एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होगा, मतलब माइलस्टोन होगा इंडिया के सेमीकंडक्टर सर्किट के लिए। ठीक है, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग इनपुट होगा प्लांट का, ये जापान से लेके जाया जाएगा। ओके, जापान से टेक्नोलॉजी जाएगी, यूएस से टेक्नोलॉजी आएगी। मिक्रॉन ऑब्वियस सी बात है ऑल ओवर वर्ल्ड अपने सेमीकंडक्टर प्लांट्स को चलाती है, तो जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के अंदर यहाँ पे आएगी। इसके लिए अल्ट्रा प्योर वाटर का जुगाड़ किया जाएगा, तो इसके लिए लार्ज क्वांटिटीज़ में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अल्ट्रा प्योर वाटर लेके आया जाएगा। गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं, मतलब जितने बड़े स्केल पे आप सेमीकंडक्टर्स बना के बेचेंगे डोमेस्टिक मार्केट में या फॉरेन मार्केट में, आपके प्रोडक्शन के हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेगा, यानी प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव भी यहाँ पे ओवरऑल इस मैन्युफैक्चरर माइक्रॉन को दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। तो ये था भाई करंट अफेयर्स एनालिसिस। अब आ जाते हैं हम लोग एडिटोरियल एनालिसिस पे। एडिटोरियल एनालिसिस में अगर पहली न्यूज़ देखी जाए तो कि इंडिया और यूएस की विजिट की यहाँ पे बात हो रही है। रेड कारपेट दिया गया यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जब ये स्टेट विजिट पे गए वाशिंगटन में। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये बिलीव दिखाया है कि इंडिया और यूएस की जो पार्टनरशिप है ये वन ऑफ द डिफाइनिंग रिलेशनशिप है 21वीं शताब्दी की। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर नोशन को ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के समय पे जो बाइडेन ने एज अ वाइस प्रेसिडेंट भी असर्ट किया था, यहाँ पे भी वो असर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी 2009 में यूएस में आए थे, यूएस प्रेसिडेंट बैरक ओबामा ने उनको होस्ट किया था, तब भी ये बोला गया था कि डिफाइनिंग पार्टनरशिप से 21वीं शताब्दी की इंडिया यूएस की। और अब जब मोदी जी यहाँ पे गए हैं पहली स्टेट विजिट पे अपनी, मतलब मनमोहन सिंह स्टेट विजिट पे पहले आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी की पहली स्टेट विजिट है, जिसको कि ऑफिशियल स्टेट विजिट है। मैंने आपको पहले बता भी रखा है इसके बारे में एक शॉर्ट्स के थ्रू। तो ओवरऑल यहाँ पे डिफाइनिंग मोमेंट बताया जा रहा है। बहुत सारे डील साइन की गई इंडिया यूएस के बीच में, हाई एंड डिफेंस कॉर्पोरेशन में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट्स में, पार्टनरशिप इन क्वांटम और एडवांस कंप्यूटिंग में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये जो डील है फॉर द को प्रोडक्शन ऑफ जेट इंजन्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो F414 की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जा रहा है किसको, जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। फिर इंडिया ने यहाँ पे डिसीजन लिया है टू ज्वाइन द 11 नेशन मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। बेसिकली क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर चाइना की मोनोपोली है, तो ये 11 नेशन की मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को ज्वाइन करके इंडिया और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्लीन एनर्जी में इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। इंडिया ने 27 नेशंस आर्टेमिस अकॉर्ड साइन किया है स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना कॉपरेशन देने के लिए। नासा और इसरो की पार्टनरशिप हो रही है ह्यूमन स्पेस प्लेटफॉर्म को, मतलब प्रोग्राम को इंडिया के अंदर कैटापुल्ट करने के लिए, एग्रेसिव करने के लिए। कुछ डिस्कॉर्ड के भी इलाके हैं जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर, कन्फ्रंटेशन विद चाइना, बट इन डिस्कॉर्ड के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये सारी डील्स इंडिया और यूएस के बीच में साइन हो रही हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं इंडिया और यूएस किसी भी चैलेंज को इग्नोर करके एक दूसरे के साथ एंगेज करने में इंटरेस्टेड है। सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि इंडिया के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स को यूएस के अंदर क्वेश्चन किया जा रहा है। यूएस कांग्रेस के बहुत सारे मेंबर्स ने, लगभग आप कह लो 75 यूएस कांग्रेस के मेंबर्स ने जो बाइडेन को लेटर दिखा कि आप मोदी जी को ये बोलिए कि हाँ भाई माइनॉरिटी राइट्स को लेके कुछ करें। सबसे पहले तो यूएस को खुद ही सीखना चाहिए भाई, आप अपनी ब्लैक पैंथा की सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए कुछ करिए, इससे पहले कि आप इंडिया को ज्ञान दीजिए। हालांकि यूएस द्वारा दिया गया इस प्रकार का ज्ञान इंडिया में उन लोगों को बहुत पसंद आता है जो कि एंटी बीजेपी, लेकिन मेरे हिसाब से चाहे प्रो बीजेपी हो चाहे एंटी बीजेपी हो, ओवरऑल फॉरेन इंटरफेरेंस इंडिया के डोमेस्टिक मैटर्स में ठीक नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए तो कुछ ऊबर लिबरल डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स का ये बोलना है कि आप मोदी जी के एड्रेस को बॉयकॉट कर दो, हालांकि वो बॉयकॉट हुआ नहीं है। बैरक ओबामा साहब ने एक इंटरव्यू में बोला कि इंडिया टूट जाएगा अगर माइनॉरिटी राइट्स को प्रॉपर तरीके से इंडिया में असर्ट नहीं किया गया। मोदी जी ने यहाँ पे डिनाई कर दिया इन सारे एलिगेशंस को रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट माइनॉरिटीज़। ये बोलना कि हम डिसेंट के ऊपर क्रैकडाउन कर रहे हैं, ये भी गलत है। तो इंडिया ऐसी बहुत सी बातें यहाँ पे बोल रहा है। अगर कोई ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, तो कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, इसको डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता। ये सब बातें यहाँ पे मोदी जी ने बोली हैं। तो ठीक है, ओवरऑल यूएस के जो एलिगेशंस है, यूएस का जो क्रिटिसाइजिंग है, इसको हम पॉजिटिव वे में लेके डेफिनेटली एक राइट वे में मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर बात की जा रही है जेंडर गैप रिपोर्ट की। वैसे देखा जाए तो इंडिया
मोदी जी का जो यूएस विजिट, इसके बारे में काफ़ी बात की गई है। और कल भी मैंने इस एनुअल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में आपसे बात की थी। एनुअल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में इंडिया ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। 146 कंट्रीज़ में इंडिया 127 नंबर पे आया। इससे पहले 2022 में 135 नंबर पे था। इंडिया ने 64.3% ऑफ द ओवरऑल जेंडर गैप को कवर कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे फील्ड्स में हम लोग पीछे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जेंडर गैप इंडेक्स में 4 चीज़ों को देखा जाता है: इकोनॉमिक पार्टनरशिप और अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। बेसिकली इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी के इन चारों हेड्स में हम थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नो डाउट देखा जाए दोस्तों तो इंडिया एक पॉपुलस कंट्री है। अगर हमको अपनी 50% वुमेन जनता को आगे लेके आएंगे तभी हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ों में हम पीछे हैं। जैसे कि एजुकेशन में हमने भले ही थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हमने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप देखो तो लोकल गवर्नमेंट्स में 40% से ज़्यादा वुमेन लीडरशिप में है। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट का ये काफ़ी एक पॉजिटिव साइन है। 15.1% पार्लियामेंटेरियंस इस समय पे वुमेन है। अगर आप देखा जाए तो इनॉग्रल 2006 एडिशन के बाद से वुमेन पार्लियामेंटेरियंस इस समय पे सबसे टॉप पे हैं। ओके, लेकिन हमें इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि जो लॉन्ग पेंडिंग वुमेन रिजर्वेशन बिल है इसको लेके आया जाए और लोकसभा के अंदर 33% ऑफ द सीट्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर वुमेन के लिए रिजर्व की जाए। ओके, यहाँ पे कुछ स्टेट्स के रिग्रेसिव नेचर को पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल नागालैंड, जो कि इस राज्य बना 1963 में, इसने 2023 में पहली बार अपनी 2 वुमेन एमएलए चुनी। तो अच्छी बात यह है कि भैया आज तक नागालैंड में कोई वुमेन एमएलए थी नहीं, पहली बार एक वुमेन एमएलए आई। बुरी बात यह है कि 2023 में पहली बार ऐसा हुआ, ये एक रिग्रेसिव बात है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ भी है, निगेटिव चीज़ भी। आप किस प्रकार से इसको देखते हो ये मायने रखता है। ओके, फिर मेन और वुमेन को इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी रखना, इसमें इंडिया बिल्कुल बॉटम में। अगर आप देखो तो 40% से कम पैरिटी है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड पार्टिसिपेशन इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। वेजेस और इनकम ज़रूर बढ़ी हैं वुमेन की, लेकिन ऑब्वियस ही बात है जो वुमेन प्लेस्ड हैं सीनियर पोजीशंस में, टेक्निकल रोल्स में, वो ड्रॉप किया है। कहीं ना कहीं वो क्वांटम गिरा है या स्टेबल है, बढ़ नहीं रहा है बहुत तेज़ी से। इंडिया की जो परफॉर्मेंस है हेल्थ और सर्वाइवल में, ये डेफिनेटली इम्प्रूव हो रही है। जैसे कि सेक्स रेशियो एट बर्थ इम्प्रूव हुआ है पिछले कुछ डिकेड्स में। लेकिन ये बात भी सच है कि भाई गर्ल्स को एजुकेशन का एक्सेस मिलना चाहिए, तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस उनको पेड वर्क मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो वुमेन है ये अनपेड वर्क करती हैं घर में। ओके, और ऑब्वियस ही बात है जब ये अनपेड वर्क घर में करती हैं तो वहीं पे इतनी थक जाती हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा ताकत बचती नहीं है पेड वर्क करने के लिए। तो गर्ल्स को जॉब एश्योर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब ऑटोमेटिकली इनके सारे डेवलपमेंटल इंडाइसेस बढ़ जाएंगे, न्यूट्रिशन इंप्रूव हो जाएगा, अर्ली मैरिज की जो विशेष साइकिल है टूट जाएगी, पुअर मैटरनल और चाइल्डहुड की प्रॉब्लम्स थोड़ी कम हो जाएंगी। पैंडेमिक ने फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ को ऑलरेडी पॉइंट आउट कर दिया है। वुमेन के लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो गई थी पैंडेमिक के समय पे। उनके लेबर पार्टिसिपेशन रेट्स गिर रहे थे, हाउस होल्ड में उनका जो इन्वॉल्वमेंट था वो बढ़ रहा था। बट इन सब चीज़ों के बीच में ये भी क्लियर है कि अगर उनके पास एक नौकरी है तो वो पैट्रियार्चल और कल्चरल नॉर्म से बंधी हुई नहीं रहेंगी। उनको अपनी सेफ्टी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं वो अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं। ठीक है, ये सब बात है। और फिर नेक्स्ट स्क्वायरिंग द सर्कल एट द इंडिया इजिप्ट समिट। देखिए क्या है, ये मोदी जी की यूएस विजिट है। यूएस विजिट के बाद मोदी जी जाएंगे इजिप्ट में जून 24 से 25, 2023। अब अपने आप में ये इजिप्ट विजिट भी क्या इतनी फैन एंड फेयर की होने वाली? ऑब्वियसली बात है नहीं होने वाली है। इंडिया इजिप्ट के पास्ट रिलेशंस की आप बात करोगे तो ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशनल लिंक है। 2750 बीसी में फेरोवा सहूरे ने शिप्स भेजे थे लैंड ऑफ पंट। इजिप्शियन रिकॉर्ड्स में जो लैंड ऑफ पंट है ये मोस्ट प्रोबेबली पेनिनसुलर इंडिया है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो 2nd मिलेनियम बीसी तक आते आते जो इजिप्शियन ममीज जिस मुस्लिम डाइड इंडिगो, मतलब जो इंडिगो से मुस्लिम के कपड़े को डाई किया जाता था, जिसमें ममीज़ को लपेटा जाता था, वो कपड़ा भी इंडिया से बन के इजिप्ट के अंदर जा रहा था। तो नो डाउट 2nd मिलेनियम बीसी में ही इंडिया और इजिप्ट के ट्रेड रिलेशंस बढ़ गए थे। लेकिन आज इस हिस्ट्री को देखते हुए आज की डेट में बायलैटरल रेलेवेंस उतना बड़ा है नहीं। अगर आप देखो तो नो डाउट इजिप्ट के अंदर बॉलीवुड फ्रेंजी है, बॉलीवुड मूवीज़ को वो पसंद करते हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इजिप्टियन म्यूजिक को इंडिया के अंदर बहुत सुना जाता है, लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू इकोनॉमिक इंगेजमेंट वो बहुत लिमिटेड है। अगर आप इंडिया का इजिप्ट के साथ ट्रेड देखेंगे तो 2022-23 में बायलैटरल ट्रेड है $6 बिलियन का लगभग, जो कि पिछले साल की कंपैरिजन में 17% गिरा है। और ज़्यादातर इस $6 बिलियन में $2 बिलियन तो पेट्रोलियम रिलेटेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है। अगर देखा जाए तो इंडिया इजिप्ट का 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है
और इजिप्ट इंडिया का 38 लार्जेस्ट है। इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट्स है इजिप्ट में वो लगभग $3.15 बिलियन की हैं 50 प्रोजेक्ट्स में, जिसमें ओवरऑल एक प्रोजेक्ट ही 50% इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट करता है। वहीं पे इजिप्ट की जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर वो केवल $37 मिलियन है। केवल 5000 इंडियंस इस समय पे इजिप्ट में रह रहे हैं, जिसमें से 20% तो स्टूडेंट्स हैं। वो भी पता नहीं कैसे भैया इजिप्ट ही पढ़ने गए, बहुत और सी जगह हैं, डिपेंड करता है। तो भाई यहाँ पे एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है बायलैटरल ट्रेस की, बायलैटरल मैकेनिज्म की। इंडिया के पास एक जॉइंट कमीशन है, एक आप कह लीजिए फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन है, एटलीस्ट 9 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स हैं जो कि मिलकर इजिप्ट के साथ काम कर रहे हैं। डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इजिप्ट गए थे पिछले साल। एक बायलैटरल समिट हुई थी लेस देन 5 मंथ्स अगो, जब इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतह अल सीसी इंडिया के अंदर आए थे। तो नो डाउट इंडिया और इजिप्ट की जो ब्यूरोक्रेसीज है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो हाईएस्ट लेवल पे एक दूसरे के साथ एंगेज जरूर कर रही हैं, बट कहीं ना कहीं उस एंगेजमेंट का इंटेंडेड आउटकम नहीं निकल के आ रहा इकोनॉमिक्स के रिस्पेक्ट में। तब ये जो कायरो समिट आने वाली है, ये एक इवेंट मैनेजमेंट एक्सरसाइज ना बन के रह जाए, इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ को लेवरेज करने की जरूरत है। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, 10 करोड़ से, सॉरी इजिप्ट एक बहुत बड़ी कंट्री है, 10 करोड़ से ज़्यादा की आबादी इजिप्ट की, $378 बिलियन की उनकी इकनॉमी, पॉलिटिकली स्टेबल है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं। इजिप्ट के लार्जेस्ट इंपोर्ट्स है रिफाइंड पेट्रोलियम, व्हीट, कॉर्न, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी चीज़ें इंडिया प्रोवाइड कर सकता है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखो तो इजिप्शियन गवर्नमेंट की कुछ एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंडा है। 49 मेगा प्रोजेक्ट्स इन्होंने प्लान कर रखे हैं। न्यू कायरो बनाएंगे $58 बिलियन में, $25 बिलियन का न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे, $23 बिलियन की हाई स्पीड रेल बनाएंगे। 2015-19 की टाइम पीरियड में इजिप्ट वर्ल्ड्स का 3rd लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर था। तो नो डाउट इंडिया के एवेन्यूज़ फॉर इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इजिप्ट की इकोनॉमी बिल्कुल हिली हुई है, बहुत सीरियस फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है वहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखो तो टूरिज्म घट गया है, सीरियल्स का इंपोर्ट वहाँ पे बहुत कॉस्टली हो गया है, एनुअल इन्फ्लेशन 30% से ज़्यादा है, उनकी करेंसी 50% अपनी वैल्यू को लूज़ कर चुकी है, फॉरेन एक्सचेंज उनके गिर चुके हैं। $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज उनको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा दिया गया था। उनके फॉरेक्स रिजर्व्स नेगेटिव में चल रहे हैं, उनका एक्सटर्नल डेप्ट $163 बिलियन है, फॉरेन एसेट्स नेगेटिव $24 बिलियन है। तो अब यहाँ पे इंडिया को सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। देखिए मैं आपको बता दूं 1980s और 1990s का समय था, इंडिया ने इराक के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया था, और उसके बाद इराक पे इतनी तगड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आई कि इराक पैसा वापस कर ही नहीं पाए। तो इंडिया ने जो पैसा लगाया था ना, वो इंडियन टैक्स पेयर्स को भरना पड़ गया। मतलब हमने जो इराक में पैसा लगाया उसका कोई रिटर्न आया ही नहीं हमारे पास। तो वही चीज़ इजिप्ट में ना हो जाए। पता चला इंडिया इजिप्ट के इतने एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में पैसा लगा रहा है, बाद में इजिप्ट डिफॉल्ट कर गया, पैसा वापस ही नहीं कर पाया, तो वो सारा का सारा खर्चा इंडियन टैक्स पेयर को उठाना पड़ जाएगा। तो एक बहुत सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत, जिसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी हो, इंडिया को इजिप्ट के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसमें ट्राइलेटरल फंडिंग एग्रीमेंट्स भी किए जा सकते हैं, जिसमें गल्फ के कुछ पार्टनर्स को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टर्की तो खैर नहीं हो गया, इंडिया के साथ एंगेज करेगा नहीं, यूएई, सऊदी अरेबिया, इस प्रकार के पार्टनर्स को पकड़ के हमें इजिप्ट के अंदर एक कंबाइंड इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिससे लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल बेनिफिट्स इंडिया के पास भी आए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है, थोड़ा छोटा है आज का लेक्चर, चूँकि सैटरडे को न्यूज़ भी ज़्यादा नहीं थी और मैं थोड़ा लेट भी अपडेट कर रहा हूँ। संडे को मोस्ट प्रॉब्ली विनीत सर आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो लेके आएंगे, तो आप वहाँ पर रेफर कर सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर में मज़ा आया दोस्तों। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन वेबसाइट पर जाके आप प्लीज़ मेरा मेंटरशिप कोर्स चेक करिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ओवरऑल काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे वीडियोस अपलोड हो रही हैं और बिल्कुल टारगेटेड वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तो यू विल डेफिनेटली फाइंड इट यूजफुल। हैव अ ग्रेट डिफरेंस, गुड बाय, ध्यान रखिए।